हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में एमपीपीसीएस के वर्ष 2020 के प्रारंभिक परीक्षा में अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के खंड से आए प्रश्नों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, उत्तर के साथ साथ जहां तक हो पाएगा हम सभी विकल्पों की बात करेंगे और विकल्पों पे चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि यदि आगामी वर्ष में विकल्पों से प्रश्न आता है तो हम उसके लिए तभी से तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र। और इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है राष्ट्रीय, आप देखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों, यहां पर हम ना केवल इसका उत्तर देखेंगे बल्कि बाकी विकल्पों की बात भी करेंगे। तो देखें आप कि वर्ष 2005 में प्रसव के संस्थागत रूप को बदलने के लिए, इसका मतलब यह है संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इससे माताओं के स्वास्थ्य, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन मिलेगा और जो ऐसी समस्या घरों पे प्रसव से आती है उससे भी महिलाओं को, माताओं को सुरक्षा मिलेगी। तो इसके लिए दरअसल प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद के साथ साथ कुछ नगद सहायता भी दी जाती है ताकि महिलाएं, माताएं जो गर्भवती हैं वो अधिक से अधिक संस्थागत पास के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर जो पूरी प्रक्रिया है डिलीवरी की उसको पूर्ण कराएं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा है, अब अगर विकल्प को देखेंगे तो इस योजना के लिए जो सबसे सही विकल्प है वो है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, क्योंकि यदि प्रसव संस्थागत होगा, एक्सपर्ट केयर में होगा, तो ये समस्या जो मृत्यु की होती है वो कम होगी। अगर हम बाकी विकल्पों को देखें तो आप देखिए, हम शुरू करते हैं इससे, गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध कराना। इसके लिए दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है और 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा विकल्प, इसका मतलब तो ये है, किंतु हमारा उत्तर ये नहीं होगा। जहां तक बात तीसरे विकल्प की है, विधवा महिला पेंशन उपलब्ध करवाना। दोस्तों आप देखें, 2009 में इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था केंद्र और राज्य मिलकर देंगे। इस योजना के तहत 200 रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी 400 रुपए राज्य सरकारें देंगी और कुल मिलाकर 600 रुपए के विधवा पेंशन की व्यवस्था विधवा माताओं के लिए की गई है। तो यहां पर जो तीसरा विकल्प है वो भी हमारा सही उत्तर नहीं है, किंतु यहां पर आप इसके संदर्भ में ये जानकारी अवश्य याद रखें। आवास योजना से आश्रय मिलेगा, विधवा पेंशन योजना से उनको पेंशन मिलेगा, और इन दोनों का संबंध माता सुरक्षा से नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, विकल्प ए। जहां तक बात बी ऑप्शन की है तो ऐसी कोई योजना इसके अंतर्गत नहीं आती, इसीलिए दोस्तों फिर भी हमारा पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो हमारी सहायता है उससे माता और जो शिशु है उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि ये नीली अर्थव्यवस्था क्या है, तो समुद्री संसाधनों को हम जब दोहित करते हैं, उसका दोहन करते हैं और उससे जो लाभ लेते हैं उसको हमने नीली अर्थव्यवस्था कहा है। इस अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम समुद्रों का संसाधन जो है उसका एक संपोषणीय दोहन करें ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी दोनों को इसका लाभ मिल सके। और इसके लिए वर्ष 2019 में भारत और नॉर्वे ने मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से दोनों देश परस्पर जो आइडिया है, विचार साझा करते हैं, परस्पर कार्य करते हैं ताकि इन संसाधनों का दोहन सही तरीके से किया जा सके। दोस्तों भारत नॉर्वे के बीच में इसके अलावा और भी संबंध हैं।
भारत नॉर्वे ने 1947 में अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की। इसके साथ ही साथ आप देखें, जो नीली अर्थव्यवस्था है वो सतत विकास लक्ष्य जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, इन लक्ष्यों का जो निर्धारण है 2015 में हुआ और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, जिसमें 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे गरीबी का उन्मूलन, भूखमरी का उन्मूलन, और एक लक्ष्य है उसमें नीली अर्थव्यवस्था, जिसके लिए भारत और नॉर्वे दोनों प्रतिबद्ध हैं। तो भारत और नॉर्वे इनके अलावा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी परस्पर सहयोग करते हैं, और इन 17 लक्ष्यों में जो लक्ष्य नंबर 14वां है वो है दरअसल नीली अर्थव्यवस्था का एक संपोषणीय या सतत दोहन। तो यहां पर अतिरिक्त जानकारी यह है कि एसडीजी लक्ष्यों का लक्ष्य नंबर 14 है, जिसका संबंध है समुद्री संसाधनों का दोहन, और 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना है, जिसके लिए भारत और नॉर्वे ने मिलकर टास्क फोर्स का गठन किया है। दोस्तों 2021 में जून में भारत और नॉर्वे के इस टास्क फोर्स की बैठक हुई, और ये 2021 तक आते आते चौथी बैठक देखी गई। तो भारत और नॉर्वे ने कोविड समय में भी इस क्षेत्र के लिए काम किया है। तो यहां पर हमारा उत्तर है नॉर्वे। इसके संदर्भ में आप देखें, जून तक चौथी बैठक हो चुकी है। 19 में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया। भारत नॉर्वे का संबंध 47 से शुरू हुआ, जब भारत ने आजादी प्राप्त की। इन लक्ष्यों की बात करें, 17 लक्ष्य हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, 2030 तक पूरे करने हैं, और इसका जो लक्ष्य नंबर 14वां है वही है नीली अर्थव्यवस्था का सतत दोहन। तो इसका उत्तर दोस्तों हमारा रहेगा बी, नॉर्वे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का एक बहुत ऐसा प्रमुख स्थान बनने जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए गए हैं या फिर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए वर्तमान में तो क्या है, रीवा जिले में 750 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया जा चुका है, जो 1590 एकड़ में फैला हुआ है। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो विश्व बैंक समूह की एक शाखा है, उसने भी निवेश किया है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने निवेश किया है। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली मेट्रो, इस सौर प्लांट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रमुख क्रेता है, खरीदार है। दिल्ली मेट्रो इसकी एक क्रेता है, बायर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका एक निवेशक है, किंतु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच में ये प्लांट एक ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त साझेदारी है। किसके बीच में? भारतीय सौर ऊर्जा निगम और मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड। दोस्तों यहां पे आप देखें, मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई, ताकि मध्य प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार किया जा सके। और भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए वर्ष 2011 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। इन दोनों के जॉइंट वेंचर से इस प्लांट को लगाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की भी साझेदारी है और दिल्ली मेट्रो इसका एक मुख्य क्रेता है। इसके अलावा इस प्लांट से दरअसल एक साल में 15.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा।
तो करीब 15.5 लाख टन CO2 का उत्सर्जन घटेगा। तो ये इतने सारे आंकड़े हैं इस प्लांट को लेके, जिसका उत्तर है दोस्तों रीवा। इसके अतिरिक्त देखें आप, दरअसल 2020 में 3 और सौर ऊर्जा के जो संयंत्र हैं उसको लगाने का निर्णय लिया जा चुका है, और 2022 तक, इस वर्ष के अंत आते आते मध्य प्रदेश के नीमच में, मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले में और शाहजहांपुर में करीब 500 मेगावाट प्रत्येक का एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो टोटल करीब 1500 मेगावाट के सौर ऊर्जा का अधिक उत्सर्जन 2022 के अंत तक 3 जिलों में और होगा, नीमच, अगरमालवा और शाहजहांपुर। करीब 5200 करोड़ की लागत के साथ में 2022 में मध्य प्रदेश में 3 और सोलर प्लांट लगेंगे। और रीवा में जो प्लांट है उसके बारे में हमने ये इतने सारे आंकड़े देख लिए हैं, तो इसको याद रखें आप, आने वाले वर्षों के परीक्षा में इसमें से आंकड़े आ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, और इससे पहले, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना 2011, मुख्यालय दिल्ली। मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना 25 अगस्त 1982। दिल्ली मेट्रो इसका मुख्य क्रेता है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी इसका एक निवेशक है जो इतने मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा। दोस्तों अगला उत्तर है कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों पहली बात तो यहां पर हम जानना चाहेंगे कि ये श्रेणी है क्या, इसके क्या उद्देश्य है। दरअसल 2010 में जो हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं उनको अधिक स्वायत्ता देने के लिए उनको एक दर्जा दिया गया जिसका नाम था महारत्न। यदि कोई ऐसा हमारा लोक उपक्रम PSU जो केंद्र सरकार का है, जिसका मुनाफा एक वर्ष में 2500 करोड़ या उससे अधिक का है, और यह निकाला जाएगा पिछले 3 वर्षों के औसत के हिसाब से। अगर उस PSU की संपत्ति 10,000 करोड़ या उससे ऊपर की है, और जो उसकी कुल बिक्री एक साल में है जिसको निकाला जाएगा पिछले 3 वर्षों के औसत के हिसाब से, यदि बिक्री उसकी 20,000 करोड़ या उससे ऊपर की है, उस कंपनी की संपत्ति 10,000 करोड़ से या उससे ऊपर की है, या मुनाफा 2500 करोड़ से ऊपर का है, तो ऐसी स्थिति में उन उपक्रमों को, उन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दरअसल महारत्न का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उनको अधिक स्वायत्ता मिलती है अपने कार्यकलापों में। और ये व्यवस्था 2010 में शुरू की गई। दोस्तों अभी तक अगर हम जनवरी 2022 की बात करें, क्योंकि अभी हम 2022 में हैं, जनवरी 2022 तक भारत में 10 महारत्ना ऐसे हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। मैं आपको एक सूची देता हूं कि भारत में अभी जो महारत्ना है वो देखें। उसमें एक है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा ये है भारत पेट्रोलियम BPCL, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बाद ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, नौवा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 10वां है हमारे पास, उसका नाम है NTPC। तो भारत में भेल, BPCL, कोल इंडिया, गेल, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, IOCL, सेल एंड HPCL, ये हमारे पास 10 महारत्ना भारत में अभी इस समय हैं। अब यहां देखें आप, भेल महारत्ना है, कोल इंडिया महारत्ना है, इंडियन ऑयल महारत्ना है। इनमें से कौन सा
उपक्रम महारत्ना नहीं है? तो उसका दोस्तों उत्तर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? महारत्ना नहीं है। और ये महारत्ना होने की शर्तें हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल और गैस के खनन में प्रमुख जो हमारे पास कंपनियां हैं वो है इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, जो दरअसल क्या है, तेल और गैस में डील करती है। इसके अलावा एचपीसीएल और बीपीसीएल भी है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों पहली बात तो यह है कि यह है क्या? वित्तीय क्षेत्र का मतलब है हमारी बैंकिंग क्षेत्र, हमारे नॉन बैंकिंग क्षेत्र, किंतु वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। तो भारत के बैंक या अन्य वित्तीय क्षेत्रों का मूल्यांकन होना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहे। और इसके लिए 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था FSAP, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देशों से कहा कि आप भी अपने अपने स्तरों पर अपने वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन अवश्य करें, जिसके लिए वर्ष 2009 में भारत में समिति बनाई गई जिसका नाम था वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति, जिसकी सह अध्यक्षता रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा की गई। दोस्तों इसका उत्तर हमारा बी है। और ये उसकी अतिरिक्त जानकारी है कि आईएमएफ के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम 99 में, जिसके तहत भारत में समिति बनी, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन की समिति, जिसका उत्तर हमारा रहेगा पी, कि इसकी सह अध्यक्षता दरअसल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव द्वारा की गई। दोस्तों अगला हमारा एक प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 किस दिनांक को आरबीआई द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? दोस्तों पहली बात तो लोकपाल का मतलब क्या है वो देखें जरा। लोकपाल एक ऐसा संगठन है, संस्था है कि यदि आपका बैंक या आपको वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी अगर आपको शिकायत करें और वो आपकी शिकायत के ऊपर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई ना करे, तो आप आरबीआई द्वारा स्थापित किसी ऐसी संस्था के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपको न्याय मिले। और उस वित्तीय क्षेत्र की संस्था को हम दरअसल लोकपाल या बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। हालांकि लोकपाल भारत में बाकी क्षेत्रों में भी है, बीमा के लिए भी है या अन्य के लिए भी है, जो लोगों की शिकायतों पे काम करते हुए उन संस्थाओं को निर्देश देते हैं कि आपको लोगों को न्याय देना होगा। दोस्तों यहां पर आप देखें, भारत में 12 नवंबर 2021 को एकीकृत लोकपाल योजना का अनावरण किया गया, उसको शुरू किया गया। उसका कारण यह है कि अब आज की डेट में हम केवल बैंकों से लाभ नहीं लेते, हम सेवा लेते हैं बैंकों के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ साथ हम बहुत प्रकार के डिजिटल कंपनियों से भी वित्तीय सेवा प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास बैंक हैं, हमारे पास फाइनेंस कंपनी है, महिंद्रा फाइनेंस है, टाटा फाइनेंस है, एलआईसी फाइनेंस है, जो हमारे लिए बैंक के रूप में तो नहीं किंतु अन्य चीज़ों में हमें ऋण देने का काम करती है। तो हमारे पास नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं और हमारे पास जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये बैंक नहीं है किंतु ये हमें वित्तीय सेवा प्रदान करती है। और हो सकता है कि इनसे भी आपका कोई ऐसा मसला हो कि इनके द्वारा भुगतान ठीक से नहीं किया गया हो और आपसे पैसे काट लिए गए हों। तो इन तीनों के साथ जनता का जो विवाद है उसको दूर करने के लिए 12 नवंबर 2021 को दरअसल एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की गई, जिसमें आप देखिए 1 जनवरी 2006 को बैंक लोकपाल का गठन किया गया और 23 फरवरी
2018 को NBFC लोकपाल और करीब 2019 के नवंबर के आसपास डिजिटल लोकपाल की स्थापना की गई। दोस्तों यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा? 23 फरवरी 2018, क्योंकि यहां पे प्रश्न किस चीज का है? NBFC लोकपाल की बात है जो 23 फरवरी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एकीकृत इंटीग्रेटेड लोकपाल कब आया, तो 12 नवंबर 2021। बैंक लोकपाल कब आया? 1 जनवरी 2006। और डिजिटल लोकपाल 2019 में RBI ने शुरू किया। इसका उत्तर हमारा डी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आकांक्षा योजना। दोस्तों राज्य मध्य प्रदेश में जो हमारे जनजातीय समूह के छात्र हैं, जो IIT है, एम्स है आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग चाहते हैं, तो ऐसे 200 छात्रों के लिए प्रतिवर्ष जो कोचिंग की व्यवस्था है, उसके लिए मध्य प्रदेश ने आकांक्षा योजना को शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य के कोचिंग संस्थाओं में सब्सिडीज देगी, ताकि राज्य के जो हमारे अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, 11वीं 12वीं में हैं, उनको कोचिंग मिल सकेगी। और इसके लिए हमारा उत्तर क्या रहेगा? अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए आकांक्षा योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के लिए क्या है? दोस्तों ये प्रश्न पूरा तथ्यात्मक है और ये आपको आर्थिक समीक्षा मध्य प्रदेश और बजट से मिलेगा कि 2016-17 में 15-16 की तुलना में जो कृषि का क्षेत्र है, फसल क्षेत्र है, उसमें करीब 34.14% से वृद्धि हुई है। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो कुल क्षेत्रफल है वो करीब 30 मिलियन हेक्टेयर है और कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है वो करीब 15.35 मिलियन हेक्टेयर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इस वर्ष में आप देखिए मध्य प्रदेश के कृषि फसल क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 34.14% की वृद्धि हुई है। तो हमारा उत्तर यहां पर है डी। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? दोस्तों आप देखें यहां पर मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 2011 के अनुसार 1008 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष देखने को मिला है। दोस्तों इसके अलावा बालाघाट जिले में आपको 1021 महिलाएं मिलती हैं प्रति 1000 पुरुष। जहां तक धार की बात है दोस्तों, धार में आपको 964 महिलाएं मिलती हैं 1000 पुरुषों में, और इंदौर में यह आंकड़ा है 928 प्रति 1000। दोस्तों इस हिसाब से क्या है, बालाघाट जिला हमारा सही उत्तर है, जहां पर 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में वैसे भी आप देखेंगे तो ये वो जिला है जहां पे सबसे अधिक आपको लिंगानुपात मिलेगा। और दूसरी बात, बालाघाट वो भी जिला है जहां पर धान की सबसे अधिक पैदावार होती है। धान की पैदावार हो तो बालाघाट है, या लिंगानुपात हो तो भी दोस्तों बालाघाट ही माना जाएगा। दोस्तों वैसे पूरे मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 931 प्रति 1000। तो आप देखिए भारत में 2011 के अनुसार पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष। तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशो भारत से भी कम है। और इनमें से जो कुछ जिले हैं, जैसे अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर कि मोरेना है या भिंड है, यहाँ पे आपको 870 की रेंज का लिंगानुपात देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका उत्तर हमारा है बालाघाट। दोस्तों ये थे हमारे 2020 के वर्ष में आए प्रश्नों पे एक विस्तृत चर्चा। अगली वीडियो में दोस्तों हम 2019 या बाकी वर्षों के प्रश्नों पे इसी प्रकार से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दृष्टि देखते रहें आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।